हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो फाइनली एम्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया गया है आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहां पर कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी मॉर्निंग में एंड उसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि अब जो है आपका ये जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसके वेरिफिकेशन का सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो अब 1 से 2 दिन के अंदर आपका शेड्यूल आ जाएगा। तो आज जो है नेक्स्ट डे ही इसका शेड्यूल यहाँ पर रिलीज हो चुका है। तो एक नई बात जो यहाँ पर अभी देखने को मिल रही है वो ये है कि इस बार जो है मॉक राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट नहीं होने वाली है, जैसे कि लास्ट ईयर तक होता था। और इस साल का जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट में भी इन्होंने ये मेंशन करा था कि मॉक राउंड की काउंसलिंग होगी, बट हो सकता है कि कुछ चीजें लेट हो रही हो, इनको लग रहा हो कि सेशन लेट ना हो जाए, इस वजह से इन्होंने मॉक राउंड की काउंसलिंग को अब स्किप कर दिया है और डायरेक्टली ये लोग कहां पहुंच गए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पे। ठीक है, तो अब अपने दिमाग में जरा सा भी इस चीज के लिए डाउट मत रखना कि भाई पहला राउंड जो है वो आपका मॉक राउंड है या रिहर्सल राउंड है, यानी कि फर्स्ट राउंड अब एक्चुअल राउंड होने वाला है। ठीक है, तो ये डाउट आपका नहीं होना चाहिए। पता चला आपने जो है थोड़ा सा भी केयरलेसली इस चीज को ले लिया और आपने सोचा कि चलो कुछ भी चॉइसेस फिल कर देते हैं, वैसे भी पहला राउंड तो मॉक राउंड ही होता है और उसके बाद फर्स्ट राउंड में फिर उसके बाद नेक्स्ट राउंड जो होगा उसमें चॉइसेस चेंज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब डायरेक्टली जो है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी, यानी कि रियल काउंसलिंग होने वाली है। पहले पिछले साल तक जैसे मॉक राउंड होता था तो वो इस साल अभी नहीं हो रहा। तो अभी ये शेड्यूल आप यहां पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो सामने। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी सारी डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा इस चीज के ऊपर कि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, चॉइस फिलिंग आपको किस तरीके से करनी है, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो वो वीडियो एक बार आप जरूर देख लेना, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती हो गई और आपने चॉइसेस गलत फिल करके एक बार अगर लॉक कर दी, सबमिट कर दी, तो चॉइसेस आपकी चेंज नहीं होगी। सेकेंड राउंड में भी चॉइसेस चेंज नहीं होती। चॉइस फिल करने का और उसको सबमिट करने का आपको एक ही मौका दिया जाता है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर शेड्यूल आप देख सकते हो। पहला राउंड का जो काउंसलिंग है इन्होंने बोला है कि कल से यानी कि 5 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यह है कि ये सुबह भी स्टार्ट हो सकती है, दोपहर तक भी हो सकती है, शाम तक भी लिंक एक्टिव हो सकता है, वो लॉग इन करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वरना जैसे ही होगा स्टार्ट मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 5 जुलाई यानी कि कल से काउंसलिंग स्टार्ट होगी और 9 जुलाई शाम को 5 बजे तक ये काउंसलिंग का विंडो ओपन रहेगा। तो फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो करना है, आपको चॉइस फिलिंग जो करनी है, वो 9 जुलाई की शाम को 5 बजे तक कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो यहां पर होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, यानी कि एम्स आपसे कोई भी पैसा रजिस्ट्रेशन का नहीं लेता काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए, जिनका भी रोल नंबर पीडीएफ में आया था, वो सभी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, क्योंकि लक का कुछ पता नहीं होता कि भैया आपको क्या पता कहीं से भी सीट मिल जाए, ऐसे कुछ चांसेस बन जाए। तो जिनका भी रिजल्ट ऐसा है कि जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, आप सभी कैंडिडेट्स काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें, बिकॉज ये जो है एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। ठीक है, भले ही आपको लगता है कि मेरी रैंक ज्यादा नहीं मिलेगा, बट फिर भी आपको करना चाहिए। मेरा सजेशन सभी कैंडिडेट्स के लिए यही रहेगा। और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है वो 12 जुलाई को आ जाएगा और आपको जो एक्सेप्ट करनी होगी सीट और उसके बाद जो एडमिशन लेना होगा 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में लेना होगा। ठीक है, तो 12 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक ये रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा एम्स मिला है। तो जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आपको एम्स जाना पड़ेगा, जो भी आपको एम्स मिला होगा। मान लो किसी को एम्स पटना मिला है तो उसको ट्रैवल करके एम्स पटना जाना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और वहां उसको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड कब से होगा? 25 जुलाई से होगा। ठीक है, तो 25 जुलाई को आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। आपको यह पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन होने के बाद कितनी सीटें खाली बची हैं। तो ये लिस्ट जो है सीटों की वो कब आ जाएगी? 25 जुलाई को आ जाएगी और उसके बाद रिजल्ट भी आपका 25 जुलाई को ही डिक्लेयर हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि भाई इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करना होता है और ना ही करने का मौका आपको दिया जाता है। फर्स्ट राउंड में आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, फर्स्ट राउंड में आपने चॉइसेस फिल कर दी, वही चॉइसेस आपकी ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती है सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। और यहां पर फर्स्ट राउंड में मान लो आपको सीट अगर अलॉट हो गई, तो अलॉट होने के बाद आपको जब अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है तो आपसे यह पूछा जाता है कि भाई आपको ये कॉलेज में सीट एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं कि करनी है, मतलब एक ऑप्शन ये होता है कि करनी है और आपने इसको फ्रीज कर दिया और सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इस सीट को आपने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो सीट को अपग्रेड करने के लिए। तो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अब जो कैंडिडेट सीट को फ्रीज कर देते हैं ऑप्शन 1 चूज करके, वो सेकंड
राउंड से बाहर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये उनकी खुद की चॉइस है। और जिस कैंडिडेट को सीट नहीं मिली होती है फर्स्ट राउंड में, वो सेकंड राउंड में ऑटोमेटिकली चला जाता है, ऑटोमेटिकली पार्टिसिपेशन उसका हो जाता है। तो रिजल्ट जब आएगा सेकंड राउंड का, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड में भी आपको सीट मिल पाई है कि नहीं मिल पाई है, ठीक है। और सेकंड राउंड का जो एडमिशन है वो 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में यहां पर रहने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि कल से जो है काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं जिनको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है, बल्कि मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूंगा कि कैसी सारी चीजें करनी है, बट फिर भी कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो और आपको समझ नहीं आता और आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो, ठीक है। तो जैसे कुछ बहुत अच्छे रैंकर्स भी होते हैं जिनकी मेरिट बहुत अच्छी है, ठीक है, जो टॉप 100 में आए हैं, टॉप 500 में आए हैं, टॉप 1000 में आए हैं, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी रैंक काफी ऊपर है। उनको समझ नहीं आता कि हम चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें सो दैट कि हमें एक बेस्ट कॉलेज मिल पाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो क्या करेंगे, वो सोचते हैं कि भाई एम्स मंगलागिरी, एम्स कल्याणी, इनकी कट ऑफ कम जाती है तो इनको टॉप पर रख दो। और अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी रीजन समझाया हुआ है कि भाई अगर आप अच्छे कॉलेज को ऊपर नहीं रखोगे तो अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस आपके नेग्लिजिबल या जीरो हो जाएंगे, ठीक है। आपने पहले ही नंबर पे अगर आप एम्स मंगलागिरी रख दे रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एम्स ऋषिकेश मिलेगा, है ना, क्योंकि एम्स मंगलागिरी की कट ऑफ आपको पता है कि कम जाती है। तो भाई अगर आपने पहले नंबर पे रख दिया तो वही आपको मिल जाएगा। तो एम्स ऋषिकेश कहां से मिलेगा अगर आपको मिलना भी होगा तो ऐसी गलती आप लोग बिल्कुल भी ना करें। और अगर इसी तरीके की और भी गलतियां आप अवॉइड करना चाहते हैं और अगर आप मेरे से पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए कि काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन वगैरह किस तरीके से करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो अगर आपको मेरी पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप मेरा काउंसलिंग गाइडेंस वाला मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो चार्ज है वो ₹297 है, ठीक है। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिए है और ये सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं रहेगा। अगर आप एम्स बीएससी पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो या फिर जो है आपने नीट का एग्जाम दिया है तो नीट के बेसिस पर अगर आप नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो नीट की काउंसलिंग के थ्रू जिपमर वगैरह में, तो उसके लिए भी मैं आपको पर्सनल हेल्प दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करूंगा। आपको जब भी कोई भी डाउट है जिस भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से डायरेक्टली कॉल करके हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फायदे आपको इस मेंटरशिप ग्रुप में दिए जाएंगे। तो जिसको भी एनरोल करना है, आपको स्क्रीन पर टेलीग्राम आईडी, मेरी पर्सनल टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, उस पर आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो एनरोल करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको अपना नंबर शेयर करूंगा, बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं ग्रुप में शेयर करता रहता हूं। तो इस तरीके से मैं आपको पर्सनलाइज हेल्प दूंगा, ठीक है। तो जिसको भी इस तरीके की हेल्प चाहिए, जो ये गलतियां काउंसलिंग में नहीं करना चाहता, वो जरूर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है। तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, एक अफोर्डेबल अमाउंट है जिससे आप गलतियां करने से बच सकते हो। क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स मेरे को ऐसे मिले जिन्होंने चॉइस फिलिंग गलत करी, जिस वजह से वो एक बेटर कॉलेज को डिजर्व करते थे, लेकिन उन्होंने चॉइस फिलिंग इतनी गलत करी कि उन्हें बेकार कॉलेज मिल गया, ठीक है। मतलब बेकार कॉलेज का मतलब है कि जो अच्छे एम्स नहीं है, जैसे कि मंगलागिरी वगैरह हो गया, कल्याणी हो गया, बीबी नगर हो गया, रायबरेली हो गया, ये रिसेंटली ओपन एम्स है। तो अगर आप ऐसी गलतियां नहीं करना चाहते तो आप जो है देख सकते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, मैंने आपको बता दिया कि एक ही बार चॉइस फिलिंग होगी फर्स्ट राउंड में। तो सभी कैंडिडेट से ये रिक्वेस्ट है कि चॉइसेस को लॉक करने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। मतलब कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, चॉइस फिलिंग कर देना। वहां पर दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, चॉइसेस को सेव करने का और दूसरा ऑप्शन मिलता है चॉइसेस को सबमिट और लॉक करने का। तो लॉक एंड सबमिट आप इतनी जल्दी ना करें। मान लो आपके दिमाग में आता है कि नहीं मेरे को चॉइसेस अपनी चेंज करनी है, एडिट करनी है, तो आप उसको बाद में कर सकते हो, ठीक है। तो चॉइसेस वगैरह आपको लॉक मैं आपको बताऊं कब करनी चाहिए, वो आपको करनी चाहिए 9 तारीख की सुबह सुबह या 8 तारीख की शाम को, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो 9 तारीख को आपकी लास्ट रहेगी, डेडलाइन उसकी है। तो कल से ही आप अपनी चॉइसेस वगैरह लॉक एंड सबमिट करके ना रख दें, क्योंकि फिर उससे अगर मान लो आपको फ्यूचर में ऐसा लगता है कि मेरे को चॉइसेस एडिट करनी है, तो वो ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि चॉइस फिलिंग का मौका सिर्फ आपको एक ही बार दिया जाएगा। तो बहुत तरीके से आप जो है चॉइस फिलिंग करें। मैंने ऑलरेडी पहले भी वीडियोस बना रखी है चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, चाहो तो आप चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। और बाकी मैंने बता ही दिया कि किसी को पर्सनलाइज अगर अपनी चॉइस फिलिंग करवानी है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप उसके लिए आप मेरी पर्सनलाइज हेल्प ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहां पर टोटल 4 PDF आई है, ठीक है।
अब एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में तो यही लिखा है कि भाई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वही कर पाएगा जिसका पीडीएफ में रिजल्ट था, ठीक है, ये साफ साफ आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है कि जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, अगर मान लो उनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने के बाद अगर उनका स्कोर इतना नहीं बनता है कि वो जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो पाए, तो वो कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे काउंसलिंग से, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। और अगर जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया लेकिन फिर भी उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं और वो जनरल कैटेगरी से एलिजिबल हैं अगर काउंसलिंग के लिए, तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब यहां पर जो है देखो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ऑप्शन 1 का मतलब क्या होता है, जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा पहले राउंड का, तो ऑप्शन 1 का मतलब है कि आप इस सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो और किसी भी फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है कि आप जो है सीट को एक्सेप्ट करना चाहते हो और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो सीट को अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी वाली, इसको भी अच्छे से समझ लेना वरना बाद में परेशानी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन 2 में लिखा है कि एक्सेप्ट अलॉटेड सीट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। इस केस में क्या होता है, इफ यू चूज ऑप्शन 2 एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड एंड यू आर एलोकेटेड अनदर सीट एज पर योर चॉइस इन नेक्स्ट राउंड, देन यू विल हैव टू जॉइन द सीट एलोकेटेड ड्यूरिंग नेक्स्ट राउंड एंड वेकेट द प्रीवियसली एलोकेटेड सीट। इसका मतलब यह है कि मान लो अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कोई कॉलेज मिल जाता है। अब कॉलेज मिलने के बाद जो है आपने ऑप्शन 2 चूज करा लॉग इन करके, उसके बाद अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करा, तो ऑप्शन 2 चूज करने का मतलब यह है कि भाई अगर आपको जो अभी कॉलेज मिला है वो अगर अपग्रेड हो गया सेकंड राउंड में, तो उस कॉलेज को ज्वाइन करना आपकी मजबूरी बन जाएगी, ठीक है। वो कॉलेज आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा और जो पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिला होगा उसकी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। उसके बाद है ड्यूरिंग द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, द वेकेटेड सीट शेल बी ऑटोमेटिकली एलोकेटेड टू अदर कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। फेलियर टू जॉइन द अपग्रेडेड सीट इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन शेल लीड टू इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख इफ यू डू नॉट जॉइन द अपग्रेडेड सीट। अभी देखो इस चीज को अच्छे समझो कि पहले राउंड में आपको एडमिशन मिला, आपने ले लिया और ऑप्शन 2 को आपने चूज करा था, मतलब कि सेकंड राउंड में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहते थे सीट को अपग्रेड करने के लिए। अब मान लो कि सेकंड राउंड में भी आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है, आपको दूसरा कोई कॉलेज मिल जाता है। अगर वही सेम कॉलेज मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपको उससे जो आपने प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनाई थी, जो अपनी चॉइस फिलिंग करी थी, जो कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में मिला उससे कुछ ऊपर वाला कोई कॉलेज मिल गया। मान लो पहले राउंड में आपको वो कॉलेज मिला था जो आपकी लिस्ट में 6 नंबर पे था, 6 नंबर पे था, और सेकंड राउंड में आपको कोई ऐसा कॉलेज मिल गया जो 4th नंबर पे आपने रखा था अपनी चॉइस फिलिंग में, मतलब कि वो अपग्रेड हो गया। अब 4th नंबर पे जो आपने कॉलेज रखा था, सपोज आपको वो मिल जाता है, तो आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, और जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको सीट जहां पर मिली थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। और इन केस अगर आप सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं लेते उस कॉलेज में जो आपको अलॉट किया गया है, जिसमें आपका अपग्रेडेशन हुआ है, तो आपको 1 लाख रुपए की पेनाल्टी देनी होगी। अब आप सोचोगे कि 1 लाख रुपए की पेनाल्टी ये लोग वसूल कैसे करेंगे हमसे, ठीक है, हमारे घर से थोड़ी ना ले जाएंगे। लेकिन आपको ये चीज समझनी होगी कि फर्स्ट राउंड में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में जाकर सबमिट करने होंगे, ठीक है। मान लो कि पहले राउंड में किसी को एम्स भुवनेश्वर मिला, ठीक है, वो एम्स भुवनेश्वर जाएगा अपनी एडमिशन करवाने के लिए, वहां पर उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे। अब उसने ऑप्शन 2 चूज करा, ऑप्शन 2 चूज करा, इसका मतलब है कि सेकंड राउंड में वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मान लो सेकंड राउंड में उसका कॉलेज अपग्रेड हो गया और उसको मिल गया मान लो कि एम्स ऋषिकेश या एम्स पटना, तो एम्स ऋषिकेश मान लो सपोज यहां पर मिल गया, तो अब क्या है, उसको एम्स ऋषिकेश दोबारा से जाना पड़ेगा अपना एडमिशन करवाने के लिए, और जो एम्स भुवनेश्वर वाली सीट थी वो उसकी ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दी जाएगी। अब एम्स भुवनेश्वर में जो डॉक्यूमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं वहां पे आपके एम्स ऋषिकेश में, बस आपको एम्स ऋषिकेश जाना पड़ेगा अपना एडमिशन दोबारा से एक्सेप्ट करवाने के लिए। लेकिन अगर आप एम्स ऋषिकेश नहीं जाते हो सपोज अपना क्या बोलते हैं एडमिशन करवाने के लिए, तो क्या होगा, आपके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनाल्टी हो जाएगी। कैसे होगी, क्योंकि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने एम्स भुवनेश्वर में जमा करें, जब आप उनको वापस लेने जाओगे और आप ये बोलोगे कि भाई मैंने तो एडमिशन लिया ही नहीं वहां पर, तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद वो लोग आपके अपने डॉक्यूमेंट्स वापस करेंगे। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि सेकंड राउंड में अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है तो एडमिशन आपको जरूर लेना पड़ेगा। अगर नहीं लोगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल तभी वापस किए जाएंगे जब आप उनको 1 लाख रुपए दोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। और यहां पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आप सीट को रिफ्यूज कर पाओ, मतलब जो कॉलेज आपको मिला है या तो लो, या नहीं लेना फर्स्ट राउंड के बाद तो ऑटोमेटिकली आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में अगर किसी को कोई कॉलेज अलॉट होता है, उसका मन करा कि भाई मेरे कोई कॉलेज नहीं लेना, तो आप सेकंड राउंड से भी बाहर हो चुके हो, आपकी काउंसलिंग आगे नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और दूसरा 1 लाख रुपए का चक्कर ये वाला है कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है
जिसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एडमिशन प्रोसेस नहीं होता। मान लो किसी ने कहा कि भाई मेरे पास ये 12th का रिजल्ट नहीं है या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है वो नहीं है, और उसे लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट 3 से 4 दिन में आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में वो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो है वो जमा कर सकता है। अगर किसी के पास कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसकी नीड उसको एडमिशन के टाइम पर है, तो उसके एक्सचेंज में वो 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी मनी वहां पर रखवा सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। लेकिन वो डिमांड ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि आप उनको 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दे रहे हो और उनको अश्योर कर रहे हो कि भाई जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपको नहीं दिया एडमिशन के लिए, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको 2 से 4 दिन के अंदर अंदर कैसे भी अरेंज करके दूंगा। और अगर आप उसको भी नहीं देते तब भी वो आपका जो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होगा वो जब्त कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये दूसरा केस होता है 1 लाख रुपए वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब यहां पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट लिखा हुआ है जो आपको एडमिशन के टाइम पे चाहिए होंगे। एडमिट कार्ड हो गया, रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होता है भाई, फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट जो होता है जिसमें आपके एग्जाम सेंटर वगैरह लिखा था, ठीक है। और आपका ऑफर लेटर हो गया। उसके बाद सीट एलोकेशन लेटर, ये आपको तभी मिलेगा जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, ये हो गया। और उसके बाद आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, SC ST या OBC EWS जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है। उसके बाद 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जो है एडमिशन के टाइम पर लेके जानी होगी और इनकी एक एक जो है कॉपी लेकर जानी होगी, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने अच्छे से आई होप समझ लिया होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद वही सब लिखा है, ये 1 लाख रुपए की पेनल्टी वगैरह कैसे किसको करनी है मैंने आपको समझा दिया है कि किस केस में होगी, ठीक है ना। जिसके पास मतलब क्या है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो वो 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट देकर भी अपनी सीट को रिजर्व कर सकता है, इसके एक्सचेंज में कि भाई आप जो है 2 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट को अरेंज करके एम्स को पहुंचाओगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ FAQs फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको खुद से पढ़ लेना, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर पासवर्ड खो गया है तो क्या करना है, चॉइसेस कैसे भरनी है, ठीक है, और एक ही बार में करनी है, क्या मैं रीऑर्डर कर सकता हूँ, सेव कैसे करनी है, ठीक है, क्या एडिट कर सकता हूँ। तो एडिट करने का मैंने आपको बता दिया कि भाई चॉइसेस एडिट आपकी सिर्फ एक ही बार हो सकती है, वो भी फर्स्ट राउंड में, और कब तक हो सकती है, जब तक आप उसको सबमिट एंड लॉक नहीं करते, ठीक है। तो तब तक आप जो है चॉइसेस को एडिट कर सकते हो, और एक बार आपने जो है सबमिट कर दी, लॉक कर दी, उसके बाद चॉइसेस एडिट नहीं होंगी, और सेकंड राउंड में तो किसी भी कीमत पर नहीं होंगी, ठीक है। और यहां पर ये कुछ प्रोसेस दिया है कि फर्स्ट राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, माई पेज पर पहुंचकर, और उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे। कुछ ज्यादा नहीं होता, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। और देखो भाई जो भी साइबर कैफे वगैरह से करवाते हैं भाई बहुत ध्यान रखना, क्योंकि साइबर कैफे वाला भी कई बार ये गलतियां कर देता है कि भाई उसने चॉइस फिलिंग करी और तुरंत सबमिट कर दिया, आपको दिखाई भी ना। तो आप जो है सबसे अच्छा ये करें कि भाई अगर आप घर से इसको नहीं कर सकते, वैसे तो बहुत आसान प्रोसेस है, आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये इस चीज का डर कि भाई मेरे से नहीं होगा, मेरे को साइबर कैफे पे जाना चाहिए, तो साइबर कैफे वाले को आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी मत समझो, ठीक है ना, वो भी गलतियां कर सकता है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपको चॉइस फिलिंग उससे करवानी है साइबर कैफे पे, तो आप पहले एक पेपर पे अपने कॉलेजेस लिख लो कि पहले नंबर पे मेरे को ये रखना है, दूसरे पे ये रखना है, तीसरे पे रखना है, सारे कॉलेजेस की लिस्ट बना लो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो लिस्ट आप ले जाओ वहां पर जहां पर भी साइबर कैफे पे जाना चाहते हो, और उसके बाद वो लिस्ट उसको दो। वो जब पूरा अपना चॉइस फिलिंग कर देगा उसके बाद उससे बोलना कि भाई सबमिट नहीं करना है अभी, पहले आप मेरे को दिखाओ। तो पहले आप उसको अच्छे से देखना, जब आपको लगता है कि सारी चीजें बिल्कुल सब कुछ सही है, ठीक है, केयरफुली सब चीजें देखनी है, तो जब आपको लगता है कि भाई इसमें कोई भी गलती नहीं, तब आप उसको सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का करियर इस चक्कर में बर्बाद हो जाता है, ठीक है। और देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको कॉलेज चाहिए, अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए, तो आपको सारे के सारे एम्स फिल करने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई जिस एम्स में आपको नहीं जाना, फालतू में वो मत भरना, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने आपको बताया कि मान लो पहले राउंड में आपने कॉलेजेस भर दिए सारे, आपने भरा एम्स मंगलागिरी, बीबी नगर, ठीक है, या फिर आपने कल्याणी, अब आपको लगा कि भाई ये तो मेरे घर से बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊं। तो उस केस में क्या होगा, जब आप एडमिशन नहीं लेने जाओगे, आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो पहला रूल ये याद रखो कि अगर आपको किसी भी कीमत पे एम्स चाहिए और पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी एडमिशन लेने को तैयार हो, तब तो सारे एम्स फिल करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे घर से दूर है, मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे, या मेरे को डर लगता है दूर जाने में, तो उस केस में फालतू के एम्स बिल्कुल भी फिल ना करें। जो एम्स आपको लगता है कि भाई इसमें मैं जा सकती हूं, तभी आप उनको फिल करें। फालतू में फिल करने की जरूरत नहीं है,
टेस्ट ना करें इस चीज को, ठीक है, कि भाई चलो भर देते हैं देखा जाएगा। तो देखने जाने के चक्कर में मान लो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। तो इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। तो अगर कोई एम्स नहीं चाहिए, आपको लगता है कि भाई मंगलागिरी मेरे घर से बहुत दूर है, मेरे को प्रॉब्लम होगी वहां जाने में, या कोई और साउथ का एम्स है, ठीक है, तो वहां मेरे को जाने में प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको बिल्कुल भी फिल ना करें। तो दूसरी चीज ये रहे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, आप अपने एम्स का जो ऑर्डर है बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज रखें। बेस्ट टू वर्स्ट का मतलब है कि आपकी रैंक कितनी भी आई हो, आपकी रैंक 4000 हो, आपकी रैंक 5000 हो, आपकी रैंक 6000 हो, कितनी भी रैंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी जो चॉइस फिलिंग है हमेशा बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज होनी चाहिए। बेस्ट टू वर्स्ट का मतलब है हमें पता है कि भाई एम्स दिल्ली सबसे बेस्ट कॉलेज है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे को एम्स दिल्ली सबसे बढ़िया कॉलेज लगता है भी, और तो वो आपको फर्स्ट नंबर पे रखना है। सेकंड नंबर पे आप जोधपुर को रख सकते हो क्योंकि सेकंड नंबर पे वो आता है। लेकिन ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है कि क्या आप वहां तक ट्रैवल करके जा सकते हो, वहां आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। तो उस केस में मैं बता रहा हूं। तो ये आइडियल चॉइसेस उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको इंडिया में कहीं पर भी एम्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे एम्स दिल्ली हो गया, दूसरे पे जोधपुर रख सकते हो, तीसरे पे भोपाल रख सकते हो, चौथे नंबर पे ऋषिकेश रख सकते हो, पांचवें नंबर पे पटना रख लो, 6 नंबर पे भुवनेश्वर रख लो। तो ये जो 6 एम्स की लिस्ट में बता रहा हूं ये हमेशा आपके टॉप 6 में ही होने चाहिए। इनमें आप बीच में जो है इनकी शफलिंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप भोपाल रहते हो या इंदौर में रहते हो, एमपी में कहीं पर भी रहते हो, आपको लगता है कि एम्स भोपाल मेरे घर से ज्यादा पास है, तो ऐसा है कि भाई एम्स दिल्ली आपने पहले मान लो फिल कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि भाई मेरे को मतलब एमपी में रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, तो आपने क्या करा, एम्स भोपाल को पहले नंबर पे चूज कर लिया, एम्स दिल्ली को सेकंड नंबर पे कर लिया। तो ये जो मैंने 6 एम्स बताए हैं इनमें आप इंटरनल शफलिंग कर लो। अब ये 6 एम्स आपने जब फिल कर लिए 1 to 6 तक, उसके बाद जितने भी बचे हुए एम्स हैं उनको आप अपने घर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिल करो, क्योंकि इन 6 एम्स के अलावा जितने भी बचे हुए एम्स हैं वो सारे लगभग एक ही लेवल के एम्स हैं, ठीक है। तो टॉप 6 एम्स आपको टॉप 6 में ही रखने हैं, उनमें इंटरनल शफलिंग कर लो। जैसे मैंने दिल्ली का पहले नंबर पे रखो, आपने कहा कि नहीं दिल्ली नहीं, मैं एमपी में रहती हूं तो मुझे एमपी का मतलब भोपाल वाला पहले नंबर पे रखना है, या मैं राजस्थान में रहती हूं तो मुझे क्या है राजस्थान वाला जोधपुर वाला पहले नंबर पे रखना है। तो आपने जोधपुर पहले रख लिया, दिल्ली बाद में रख दिया, तो उसमें 6 ये जो टॉप 6 है, टॉप 6 में आप इंटरनल शफलिंग कर सकते हो। इन टॉप 6 को फिल करने के बाद बाकी के जितने एम्स हैं वो आप अपने घर से दूरी के हिसाब से रखोगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई हिमाचल से है, ठीक है, तो पहले तो टॉप 6 ये वाले भर लिए, उसके बाद 7 नंबर पे उसने भर लिया बिलासपुर जो कि हिमाचल में ही है, उसके बाद उसने 8 नंबर पे फिल कर लिया कौन सा भटिंडा वाला, ठीक है, भटिंडा वाला। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद आपने रायबरेली फिल कर लिया, तो आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखोगे इन 6 एम्स को फिल करने के बाद। लेकिन ये 6 एम्स जो है वो आपके टॉप लिस्ट में ही होने चाहिए। कभी भी ये गलती मत करना कि मंगलागिरी की कट ऑफ कम जाती है, कल्याणी की कट ऑफ कम जाती है, उसको पहले नंबर पर रख दो, दूसरे नंबर पर रख दो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप जो है बाकी सारे जो अच्छे एम्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है उसको 0 कर रहे हो। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, तभी मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, है ना। और आपको अगर इसके बारे में नहीं पता तो इस चीज को आप जरूर फॉलो करो, आपको बेस्ट एम्स मिल पाएगा। और बाकी मैंने बता दिया, किसी को मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस चाहिए, इसके लिए पर्सनलाइज हेल्प चाहिए, तो आप जो है मेरे को टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम आईडी आपको नीचे भी दिख रही होगी, ठीक है। तो उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो और मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो। उसका चार्ज ₹297 है। तो आप इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।